नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 15 मई 2022 और सोर्सेज हमारा डेली करंट अफेयर्स का आज का रहने वाला है आसाम ट्रिब्यून और डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज। और हाँ, इस करंट अफेयर का पीडीएफ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल से अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड रिगार्डिंग एडमिशंस इन आवर भद्रा एस अकेडमी, एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स या फिर यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट bhadrasacademy.in। चलिए दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। परसों हम लोगों ने एक न्यूज़ देखा था ना अपार्ट प्रोग्राम के रिलेटेड, जो कि असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जिसका फुल फॉर्म था। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट था, याद आ रहा है? अभी देखो, अभी फिर से वही न्यूज़ में आया है, बट उसमें एक चीज़ जो एडिशन किया गया उसको मैं आपको बतला देना चाह रहा हूँ, और वह है लखीमपुर। जी हाँ, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट पता है ना आपको कहाँ है? ये देखो, ये आसाम है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो है इसको लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ के फिशरीज डिपार्टमेंट ने एक हाई यील्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया है अंडर दिस अपार्ट प्रोजेक्ट। अपार्ट स्टैंड्स फॉर असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। जब पहले ही बोला, जैसा मैंने, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, तो ऑफकोर्स इससे वहाँ के फिश फार्मर्स की यील्डिंग तो बढ़ेगी ही, बट साथ ही साथ जो है ये फिश ओवरऑल एक फार्मर इनकम बढ़ेगा, है ना। सरकार का जो एम है 2022 तक फार्मर्स के इनकम को डबल करना, उसके रिलेटेड ये एक बहुत ही डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, क्रूज टूरिज्म के रिलेटेड है। क्रूज टूरिज्म पता है ना ये क्या होता है? क्रूज, है ना, आपको तो पता ही है दैट हमारा इंडिया में अगर इनलैंड वाटरवेज देख लीजिएगा है ज़रूर, बट अभी बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज अभी भी नेविगेबल नहीं है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री श्री सोनोवाल जी ने, जो कि हमारे पिछले आसाम के सीएम भी थे, उन्होंने बोला है दैट हम लोग इस पोटेंशियल को जो है जो कि अनटैप्ड पोटेंशियल है, इसको टैप करेंगे, राइट। और सिर्फ ये कोस्टल एरियाज में जो क्रूज टूरिज्म है इसको तो प्रमोट करेंगे ही, है ना, बट इनलैंड वाटरवेज ले लीजिएगा, इनको भी नेशनल वाटरवे 2 ले लीजिए, नेशनल वाटरवे 1 ले लीजिए, हर जगह कनाल के थ्रू जो है हम लोग कोशिश करेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, राइट। अच्छा दोस्तों, इसके रिलेटेड जो है ना एक मेंस का क्वेश्चन मैंने आज आपको पूछना है, ठीक है। सो इसके रिलेटेड ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग बहुत चीज़ें, बहुत जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, वहीं पर हम लोग थ्रू क्वेश्चन आंसरिंग जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। So stay tuned till the very end of this whole video, and if you at all like these videos then you can hit the thumbs up button anytime you want, right। चलो, सबसे पहले नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं आर्टिफिशियल फ्लड्स के बारे में। फ्लड्स तो आप लोगों ने सुना होगा, नेचुरल फ्लड्स। ये आर्टिफिशियल फ्लड क्या होता है भाई? क्या इंसान क्या अपना टंकी को गिरा देते हैं क्या रास्ते में, दैट पानी आ जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, आर्टिफिशियल फ्लड का मतलब यह है दैट बारिश हो रही है, बट बारिश के पानी को निकलने के लिए जो है ना प्रॉपर ड्रेनेज नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर अनसाइंटिफिक मैनर पे अर्बनाइजेशन कर दिया। अब देखो क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो यह गुवाहाटी सिटी है, ठीक है। अब गुवाहाटी सिटी, ये तो जस्ट टॉप व्यू में बता रहा हूँ। अब सोचो इसका आपको नॉर्मल मतलब अगर साइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, जिससे यहाँ पे अगर पानी गिरे भी तो ये बाद में ड्रेन आउट हो जाना चाहिए टू द नियर बाई रीजन्स, ठीक है। समझ रहे हो बात? मतलब मैं जस्ट एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट अभी क्या किस्सा है ना, दैट ऐसा तो है, बट कुछ रीजन्स में जो है ना ऐसा है, समझ रहे हो। मतलब पानी जो है यहाँ पे गिर रहा है तो इधर ना जाने के चक्कर में इधर चले जा रहा है पानी, और इन रीजन्स में जो जमा हो जा रहा है, समझ रहे हो बात। अब इसको निकलने का प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं बनाया गया है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है यह अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, इसीलिए यह आर्टिफिशियल फ्लड्स की जो बेसिकली इंसिडेंसेस हैं वो हमें दुनिया के बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिल रहा है। ये तो गुवाहाटी का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है दैट गुवाहाटी के हाथीगांव रीजन, ये देखो ये वाला हाथीगांव रीजन है गुवाहाटी का, ठीक है। यह पल्टन बाजार है, यहाँ पर है आगे आपका भद्रा एस अकेडमी, और यहाँ पर ये वाला रीजन है हाथीगांव, है ना, खानापाड़ा यहाँ पर है। तो एनीवेज वही बोला जा रहा है दैट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर अनप्लान्ड मैनर में, क्योंकि डेवलपमेंट कैरी आउट की गई है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं रखा गया है, इसीलिए हमें इस टाइप के इंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने
कुछ कुछ इसका निपटारा खोजा ज़रूर था, बट वो भी निपटारा भी जो खोजा था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अनप्लान्ड निपटारा था। क्या? देखो, उसमें उन्होंने सोचा दैट चलो भाई 10 सुपर सकर मशीन्स को ले आते हैं जो क्या इन पानी और जो भी सेडिमेंट्स हैं उनको सक करके उन रीजन्स में डीफ्लड कर देगी, मतलब फ्लड, और जहाँ जहाँ आर्टिफिशियल फ्लड्स हो रहा है उस रीजन से पानी को हटा देगी, राइट। और उसमें खर्चा भी बहुत आया, अराउंड 25 करोड़ का खर्चा आया गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी का। आप सोच पा रहे हो? ये यही सब है ना। अब ये सब भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। 25 करोड़ रुपया अंडर स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के अंदर ये डायरेक्ट इसी में लगा दिया। समझ रहे हो बात? तो कुछ तो होना चाहिए था ना, बट अगेन इसका कुछ ज़्यादा फायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सा अनप्लान्ड, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही, दैट अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन मतलब कुछ कुछ तो ऐसे रोड्स है ना, बहुत ज़्यादा पतले हैं, एकदम 8 फीट का रोड है। अब इसका अगर चौड़ाई देखोगे ये 8 फीट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रक तो घुस ही नहीं पाएगी भाई उन रीजन्स में, और उन रीजन्स में भी हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा फ्लडेड रीजन। इनफैक्ट अगर ओवरऑल असम की बात करें तो ये फ्लड मैप ऑफ असम है, देख लीजिएगा दोस्तों, इसरो के द्वारा निकाला गया है। तो ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू वाला रीजन है ना, ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है विच आर हाईली प्रोन टू द फ्लड, ठीक है। तो एनीवेज ये सब चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस से ये लिया गया है, GS1 हिस्ट्री से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रिगार्डिंग द एक्सकावेशंस ऑफ आयरन इन तमिलनाडु। ना ये क्या है भैया एक्सकावेशंस ऑफ आयरन? देखो आप क्या है ना, तमिलनाडु के कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कुछ कुछ एक्सकावेशंस एक्टिविटीज़ कैरी आउट हो रही थी, तो वहाँ पे आयरन मिला, ठीक है। तो उस आयरन का जब कार्बन डेटिंग किया गया तो पाया गया दैट वो आयरन जो है 4200 साल पुराना है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने अपने हिस्ट्री बुक में क्या पढ़ा है? अभी तक आपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है दैट जो अभी तक जो का जो अर्लियर एक्सकवेशंस है आयरन का, ठीक है, वो आपका जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बाद आया हुआ है, ठीक है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड 1500 BC के समय, ठीक है। तो 1500 BCE के बाद वाला फेज में बेसिकली, क्योंकि तब तो कॉपर एज आया हुआ था, ठीक है, उसके बाद वाले फेज में आयरन एज है ना। बट तमिलनाडु का केस अलग है। इनफैक्ट तमिलनाडु में इससे पहले भी एक्सकवेशंस कैरी आउट किए गए थे, ऐसी बात नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी पाया गया था दैट हाँ 1500 BC से जो है बेसिकली हम मतलब आयरन वहाँ पे पाया गया है, राइट। बट अभी का जो है चौंकाने वाला चीज़ है दैट 4200 साल पुराना, ठीक है। अभी अगर आप वेरियस स्टोन एजेस को क्लासीफाई कीजिएगा तो आपने एनसीईआरटी में ये तो जरूर पढ़ा होगा, 4 एजेस में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। अब इसमें भी जो पैलियोलिथिक में भी है अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, जिसमें बोला जाता है दैट अपर पैलियोलिथिक में जो होमोसेपियंस जो है उसका प्रेजेंस हो गया था, दैट इज 40,000 से 10,000 BC के बीच में कहीं ना कहीं, कभी एक ऐसा टाइम, एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं पता है किसी को ऑफकोर्स, है ना, बट हाँ तभी होमोसेपियंस आए थे, दैट इज इंसान आए थे, ठीक है। अब क्योंकि अभी तक का जो पुराना एविडेंसेस है उससे भी पुराना एविडेंसेस मिल गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू एरा की शुरुआत भी हो सकती है, एक नया आपका चैप्टर भी या फिर एक नया एस्पेक्ट ऑफ कंटेंट भी ऐड हो सकता है इन फ्यूचर इन योर हिस्ट्री बुक्स, ठीक है। सो वी शुड वेट फॉर इट। बट रही बात यूपीएससी जो कि आप 5 जून को होगी, तो अगर आप वो दे रहे होगे तो उसमें शायद ही इससे क्वेश्चन आए, राइट। एनीवेज अगर आएगा तो आपने तो पढ़ ही लिया है, कोई बात नहीं, है ना। बट इवेंचुअली क्या होता है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो कि अभी हिस्ट्री में पैटर्न्स देखे जा रहे हैं वो एनसीईआरटीज को ही फोकस करके ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। सो यू शुड बी फ्री इन दैट फील्ड एनीवेज। नेक्स्ट, अच्छा इसी के बारे में बोला गया, चलो ये तो खैर। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसीज के बारे में न्यूज़ है ना। क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्या न्यूज़ है भैया? देखो, अफ्रीका की एक कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये वाले रीजन में देख रहे हो, ये दूसरा ऐसा कंट्री हो गया है आफ्टर एल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान लिया है, ठीक है ना। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है? ये क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ना। आपने सुना भी होगा दैट बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर रहा है ना। बहुत सारे टोकन्स और बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसीज है वो क्रैश कर गई हैं अभी रिसेंटली बुल मार्केट, सॉरी बियर मार्केट में, ठीक है। तो एनीवेज वो तो खैर बात की बात है, वो सब आपको ज़्यादा ध्यान मत देना है ना। आपको सब ये जान के रखना है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो है पास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एंड दिस इज़ वेरी हॉट टॉपिक, है ना। इस बार अगर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ना पूछे ना तो आपको मेटावर्स के बारे में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ने अपना इलॉन मस्क नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, फेसबुक कंपनी के मालिक जो है
है ना, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपने फेसबुक के पेरेंट कंपनी का नाम रख दिया मेटा, ठीक है, और उस मेटा के अंडर फेसबुक आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, सब कुछ बाकी सब, समझ रहे हो बात। तो मेटा क्योंकि नाम किस लिए रखा है, इस मेटावर्स को दिमाग में रखते हुए, समझ रहे हो बात। तो यही चीज़ है। अब एनीवेज क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एक डिजिटली या फिर वर्चुअल करेंसीज है। रियल करेंसी जैसे आपके पास रुपए होता है ना, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000 रुपये, तो वो सब नहीं है, ये वर्चुअल करेंसी है जो क्या आपके सिर्फ मोबाइल में ही या फिर आपके वॉलेट में दिखेगा, ठीक है, वो नॉर्मल वाला वॉलेट नहीं, मतलब मोबाइल वाले वॉलेट में, ठीक है। बहुत सारे एक्सचेंजेस उसको बेचती हैं, जैसे बाइनांस, जैसे वजीरेक्स, कुछ कुछ ये नाम है इंडिया में, है ना। बट एनीवेज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी न्यूट्रल, ऐसी ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हर एक कंपनी स्विच करना, कंपनी का क्या भाई, सरकारें स्विच करना चाहती है। इनफैक्ट इंडिया ने भी तो बोला ही हुआ है दैट वी ऑल्सो वांट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर बैंकिंग सेक्टर, है ना। क्योंकि देखो क्या, ब्लॉकचेन में अगर किसी ने भी कुछ भी काम किया ना, वो रिकॉर्ड होकर कर रह जाता है, उसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी मिटा नहीं सकता उसको, समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ बेसिकली कुछ कुछ ब्लॉकचेन में फ़ायदा होता है। एनीवेज आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। गोवा सिविल कोड, गोवा सिविल कोड क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बोला दैट देखो भाई, गोवा सिविल कोड जो है एक मॉडल बन सकता है दूसरे स्टेट्स के लिए, और दूसरे स्टेट गोवा सिविल कोड के मद्देनज़र ही अपने देश में, अपने स्टेट्स में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। GS2 पॉलिटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पास में भी पूछा गया है, इस बार भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। नाउ गोवा सिविल कोड है क्या, अगर गोवा के बारे में देखो, वैसे तो अगर इंडिया में देखोगे ना, एज सच कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट एक स्टेट को छोड़ के, वो है गोवा, ठीक है। और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को वहाँ पे गोवा सिविल कोड बोला जाता है, और वो गोवा सिविल कोड जो है ये पोर्चुगल के द्वारा इनैक्ट किया गया था, क्योंकि आपको पता है ना दैट गोवा पहले पोर्चुगल का कॉलोनी था, राइट, बाद में ना ये हमारा कॉलोनी बना जी, है ना। तो एनीवेज 1867 में पोर्चुगल ने पोर्चुगीज सिविल कोड पोर्चुगल में अप्लाई किया था, बट 2 साल बाद 1869 में पोर्चुगल के जितने भी ओवरसीज टेरिटरी थे, जिसमें गोवा भी एक ओवरसी टेरिटरी था, इसमें भी यह इम्प्लीमेंट हो गया, और इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कंसिडर किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप जाइएगा वहाँ के कोई अगर मुस्लिम्स, हिंदू है, ठीक है, तो उनमें आप पूछेगा दैट मतलब कानून जो है सबके लिए सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ रीजन्स है जहाँ पर एक्सेप्शंस है, जैसे व्हेन इट कम्स टू मैरिज एंड अडॉप्शन देयर इज नॉट कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी, बट सिविल मैटर्स में जो है ऑलमोस्ट जेंडर न्यूट्रल्स है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, लॉ में जो है ना, इट डज नॉट रिकॉग्नाइज बाइगैमी या फिर पॉलीगैमी, ये क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, इंक्लूडिंग फॉर मुस्लिम्स एज वेल, जी हाँ। बट हिंदूज को कुछ कुछ जगह में एक्सेप्शंस दिया गया है, दैट हिंदू मैन अगर चाहे तो फिर से शादी कर सकता है, इफ़ अगर उसकी वाइफ से वह बच्चे को कंसीव नहीं कर पाता है, अ चाइल्ड बाय द एज ऑफ 21 और अ मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ 30, ठीक है। नॉर्मल चाइल्ड और मेल चाइल्ड का अगर किसी को इच्छा हो तो 30 तक, तो इस 30 तक अगर नहीं मिलता तो फिर से वो दूसरी भी शादी कर सकता है। तो एनीवेज ये छोटा सा, इतना भीतर में शायद ही आपको पूछे यार गोवा का सिविल सर्विस आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा, बट हाँ आपको जस्ट ध्यान में रहना चाहिए दैट हाँ किसके क्या क्या न्यूज़ चल रही है, क्योंकि यू नेवर नो, ऐसा पूछा ही जा सकता है दैट ऑन द लाइन्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल सर्विस कौन सा राज्य में है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में आर्टिकल 44 में मेंशन है DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक DPSP को जो है ना मुंह में रट्टा मार लो, ट्रस्ट मी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन लिखो ना, GS1 में आंसर दो, GS2 में, GS3 में, GS4 तक भी, मैं ट्रस्ट मी मैं बोल रहा हूँ, हर एक आंसर में जो है ना आप DPSP, है ना, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सब कुछ कुछ ऐसे जेनरिक पॉइंट्स है ना जो कि आप हर एक आंसर में लगा सकते हो भाई, ट्रस्ट बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हर एक DPSP को एटलीस्ट रट्टा मार के रख दो। एनीवेज आपको पता रहना चाहिए दैट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला एक ऐसा स्टेट बन गया जो क्या स्मोक फ्री स्टेट हो गया इंडिया में। स्मोक फ्री मतलब क्या इस स्टेट में कोई स्मोक ही नहीं निकलता है? नहीं नहीं, देखो स्मोक फ्री जो ये कॉनोटेशन दिया गया ना, ये कॉनोटेशन दिया गया रिगार्डिंग उज्ज्वला योजना। आपको तो पता है सेंटर का जो इस योजना है, स्कीम दैट इज उज्ज्वला योजना, इसके तहत
इंश्योर किया जाता है हर घर में जो है आपका गैस सिलेंडर हो, राइट। तो अगर हिमाचल प्रदेश आप चले जाइएगा 100% हाउस होल्ड ऐसे हाउस होल्ड्स हो गए हैं जहाँ पर 100% जो है LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यह आपको स्टेट पर्सपेक्टिव में, फैक्चुअल वन लाइनर पर्सपेक्टिव में याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, भोजशाला। ना भोजशाला क्या है भाई? देखो क्यों न्यूज़ में पहली बात तो पहले तो ये बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है ना, नॉट ओनली फॉर हिंदूज बट एज वेल एज फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है इंडिया का जहाँ पे हिंदूज भी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और जहाँ पर मुस्लिम्स भी नमाज पढ़ने आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही यूनिक प्लेस है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस रीजन में? देखो मध्य प्रदेश अगर आप चले जाइएगा तो एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इशू किया है, माफ़ करना कहाँ गया, हाँ धार डिस्ट्रिक्ट, ये मैं नाम ही नहीं याद आ रहा था, धार डिस्ट्रिक्ट, हाँ धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने इशू किया एक नोटिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही तो काम है ना, दैट पुराने जितने भी सारे हमारे पुरातन मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो उनको बोला है दैट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑन पिटिशन पर पर्टेनिंग टू डिस्प्यूट ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ विच मॉन्यूमेंट, भोजशाला। क्यों? क्योंकि भोजशाला को माना जाता है हिंदुओं के द्वारा दैट 11th सेंचुरी मॉन्यूमेंट ऑफ हिंदूज है ना, जो क्या गॉडेस सरस्वती का है, बट मुस्लिम्स इसे मानते हैं, ये इसको कमल मौला मॉस्क मानते हैं, ठीक है। सो द नेम भोजशाला किससे द्वारा डिराइव किया गया है? वहाँ के किंग भोजा के द्वारा, जो क्या परमारा डायनेस्टी के थे ऑफ सेंट्रल इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक है। उनके नाम पर ये रीजन का नाम पड़ा है। एज पर द अरेंजमेंट मेड बाई ASI दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहले भी डिस्प्यूट थी, अभी भी डिस्प्यूट है, तो उन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही पहले डिस्प्यूट सॉल्व किया था सन 2003 को। उन्होंने बोला दैट ठीक है भाई, देखो यहाँ पे हिंदूज भी पूजा करो, अर्चना करो, यहाँ पे मुस्लिम्स भी अपना पूजा अर्चना करो। हिंदूज जो है हर ट्यूसडे को पूजा अर्चना करेंगी और मुस्लिम्स जो है वो हर फ्राइडे को यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिससे सद्भावना बना हुआ रहे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। तो यही चीज़ है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ जो भी अगर कुछ भी छूट भी जाता है ना तो विल मेक श्योर दैट आने वाले क्लासेस में उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ छोड़ते नहीं है, ठीक है। एनीवेज MCQs की अगर बात करें, कल कुछ MCQs पूछा गया था, जैसे पहला था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक सम इंश्योर्ड करता है 5 लाख पर फैमिली फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी नहीं था दोस्तों, है ना, सेकेंडरी टर्शरी था, ठीक है। सो दिस इज़ रॉन्ग। दिस योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेक्टर स्कीम कैसे हो गया भाई? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसलिए तो 3 बैंडविड्थ था ना, दैट यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर केंद्र सरकार का 100% खर्चा होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90:10 और बाकी स्टेट में 60:40। समझ रहे हो बात? याद आ रहा है? तो इस टाइप का कहीं पर अगर केस हो ना खर्चा का, तो उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिगैरिटेरियस A, जो कि रिसेंटली न्यूज़ था, ये ब्लैक होल था, ऑफकोर्स इसमें डायरेक्टली बात की गई थी। रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए थे गए थे। ये सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एंटी टेरर स्ट्रक्चर है दोस्तों, तो इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा और नॉर्डिक कंट्रीज नहीं, सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्डिक कंट्रीज थोड़ा ना है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो D इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट कोड पूछा गया है। तो सही अगर कोड देख लीजिएगा DCD है। अब देखिए इसमें BCD A गलत है, प्रियंका ने भी गलत दिया है, अंजलि का नाथ ने भी गलत दिया है, बाकी तो सही है। ये इन्होंने भी गलत है, इन्होंने CCD इनका भी गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा था? B आप लोगों ने क्यों लिखा? चलो तो देखता हूँ। B अच्छा आपने इसको सही माना, दूसरे को देखो वही ना, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ो, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बीच में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के, मतलब ये वाला तो आपका सही है सबका, मैं मान के चल रहा हूँ। बट अच्छा एक जनों ने गलत किया था जिन्होंने C आंसर लिखा था, तो चलिए कोई बात नहीं, आप भी देख लीजिए। बट बाकी लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, समझ लो बात। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वैसे स्कीम्स होते हैं जहाँ पर सेंटर और स्टेट मिल बांट के खर्चा करती है, समझ लो बात। तो ये तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ ना, है ना। तो एनीवेज आज का क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, है ना। आज का क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर। एल सल्वाडोर बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट।
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बिकम द सेकंड कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट। आपको बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। नेक्स्ट इज विच स्टेट इन इंडिया has become the first smoke free state due to 100% implementation of उज्ज्वला योजना। बताइए कौन सा, आसाम है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 51? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आ जाता है मेंस क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था रिगार्डिंग इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया है दैट क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस, राइट। चैलेंजेस आपको देखना है, देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, चैलेंजेस आपको बताने हैं एक तो, है ना, उसके बाद एडवांटेजेस बताने हैं आपने, है ना, व्हाट स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसका पोटेंशियल टैप, बस 3 डायरेक्टली पूछा, इसमें तो कुछ इधर उधर घुमा के भी नहीं पूछा है, ठीक है। तो आप सिर्फ स्टेट ऑफ इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं दैट क्या है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली चैलेंजेस में आ जाइएगा दैट अगर आप क्रूज फैसिलिटी, जैसे हम लोगों ने बोला था ना, आज एक आर्टिकल दिया था, तो इसी संदर्भ में तो आर्टिकल पूछा गया था ना। तो अगर आप नेविगेबिलिटी भी देखिएगा तो पेनिनसुलर इंडिया की नेविगेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि लीन सीजन्स में वहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। सिल्टेशंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि जो कि हिमालयन रिवर्स के द्वारा लाया जाता है ना। इसके कारण क्या होता है, रिवर बेड में जो है सिल्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट, बालू का बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। Next is rocky terrains in southern rivers, slower mode of transportation compared to road and rail, of course. पुअर स्किल्स एंड लो टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन। अभी भी अगर देख लीजिएगा जो बड़े बड़े विदेशों में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये सेक्टर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो लोग बहुत हाईली टेक्नोलॉजी वाली शिप्स यूज़ करती है। बट हम लोग का अगर देख लीजिएगा बहुत पुराने ज़माने वाले यूज़ किए जाते हैं अभी भी, है ना, मतलब किए जा रहे हैं नए नए, ऑफकोर्स बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग खर्च कर ही रहे हैं, बट अगेन और भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। एडवांटेजेस भी अगर देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है यार, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगा, एक्सीडेंट बहुत कम होगा, ये सब तो कॉमन सेंस है, फ्यूल एफिशिएंट होगा, सस्टेनेबल कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये सब खुद से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वही मैं चाहता हूँ आप खुद से लिखो, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट्स देन डू वॉच द पॉइंट्स फ्रॉम है। स्टेप्स क्या सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, है ना। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है ऑन डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कैनाल्स और लेक को प्रिजर्व किया जा रहा है, गति शक्ति मिशन के आपके एस्पेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके एक कंक्लूजन लिख के आ जाना। ऑफ कोर्स दैट इज एब्सोल्युटली योर डिस्क्रिप्शन, द वे यू वांट टू यूज द कंक्लूजन, ठीक है। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।